नमस्कार साथियों, केदारनाथ सीरीज़ में आपका स्वागत है। जो नए सदस्य जुड़ रहे हैं उनका वार्म वेलकम और पुराने साथियों का धन्यवाद जो पूरी रूरल टेल्स परिवार के जितने भी सफ़र है उसमें हमराही हैं। आज हम बात करेंगे स्मार्ट केदारनाथ की। केदारनाथ आपदा के बाद कैसे केदारनाथ का पुनर्निर्माण हुआ और कैसे इसको स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है यहाँ पे, इसकी पूरी जानकारी आपको इस जो केदारनाथ के पुनर्निर्माण की कहानी है उसमें बताई जाएगी। हिमालयन सुनामी के बाद जब पुनर्निर्माण का काम होना था तो 2014 में मार्च के महीने में ये पूरी जिम्मेदारी निम को दी गई थी और सबसे पहले जो जिम्मेदारी थी जो आगामी चारधाम यात्रा का शुरू करना था। मार्च का महीना था, समय था केवल 2 महीने। मई के महीने में चारधाम यात्रा शुरू होनी थी। तो केवल 2-3 महीनों में ही पूरा जो रामबाड़ा से लेकर केदारनाथ तक का जो मार्ग है वो तैयार किया गया। इसके बाद था कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर का मूवमेंट बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अस्त व्यस्त हो गया था सुनामी के बाद। तो मंदिर के ठीक पीछे सबसे पहले हेलीपैड बनाया गया, दूसरा हेलीपैड लिंचौली में बनाया गया और लिंचौली से ऊपर तमाम जितना भी सामान था वो भेजा गया। और उसके बाद बारी आई सबसे बड़ा हेलीपैड, शायद ही उत्तराखंड में इतना बड़ा हेलीपैड होगा, जिसमें भारतीय वायुसेना का जो मालवाहक विमान है वो उतरा। उसके बाद तो केदारनाथ में पुनर्निर्माण की पूरी मशीनें उतर गई और जो भी निर्माण कार्य था वो शुरू हो गया। निम ने शुरुआत में बहुत मेहनत से अपने वर्करों के साथ यहाँ पर काम किया और उस समय का काम जो था वो सर्दियों में 12 महीने यहाँ पर काम चल रहा था। क्या जनवरी, क्या फरवरी, दिसंबर, इन महीनों में भी जब पूरी केदार घाटी बर्फ़ से ढकी रहती है तब भी यहाँ पर पुनर्निर्माण का काम चलता रहा। 4 साल तक निम ने यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट किए, जिसमें हट्स थे, हेलीपैड थे, इस तरीके से सेफ्टी वाल थे, पुल था और तीर्थ पुरोहितों के घर थे। जो काम उस समय निम ने किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे सरकार ने पीडब्ल्यूडी को भी कुछ कामों की जिम्मेदारी दी और अब यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के अंडर में कुछ कंपनियाँ हैं, जिसमें वुडस्टोन कंपनी है एक, और 2 कंपनियाँ और हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं। अभी भी यहाँ पर बहुत सारा काम निर्माणाधीन है। केदारनाथ धाम में यहाँ की जो परिस्थिति है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, उसके हिसाब से अगर सबसे बढ़िया कोई काम हो रहा है तो वो है ये स्टोन। पूरी केदारनाथ पर्वत का जो केदारनाथ धाम है उसके जो चारों तरफ का चबूतरा है वहाँ पर लोकल पत्थर लगाए गए हैं और ये न तो ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब टाइल्स बिछाए जा रहे थे यहाँ पे तब वो फट जा रही थी, बर्फ़ ज़्यादा पड़ जा रही थी, क्रैक हो जा रहे थे वो। अब इस तरीके से जो स्थानीय पत्थर हैं इनको मशीन से, ये देखिए संगमरमर की तरह ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो यही सारे पत्थर जो हैं ये पूरे केदारनाथ धाम के जो पैदल मार्ग है, चबूतरे से लेकर मंदिर तक और उसके अलावा जो पूरा चबूतरा है उसमें ये पत्थर लगाए गए हैं, जो दिखने में भी खूबसूरत हैं और यहाँ की जो टफ क्लाइमेट है उसके हिसाब से परफेक्ट भी है। पूरा जो मंदिर प्रांगण है वो भी पत्थरों से, स्थानीय जो पत्थर हैं उससे तैयार किया गया है। जी, मेरा नाम सोवन सिंह बिस्ट है और मैं वुडस्टोन कंस्ट्रक्शन कंपनी में केदारनाथ में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूं और उससे पहले हम लोग निम के तहत केदारनाथ में काम करते थे।
अभी हमारे केदारनाथ में 3 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। एक प्रोजेक्ट है सरस्वती नदी की तरफ घाट का निर्माण, जो लगभग कंप्लीट हो चुका है। दूसरा प्रोजेक्ट है आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि का निर्माण, जिसका लगभग काम भी कंप्लीट हो चुका है। और है यूटिलिटी सेंटर का काम, जो मंदाकिनी नदी की तरफ है, उसका काम भी 3 महीने से चल रहा है और अगले साल कंप्लीट हो जाएगा। केदारनाथ में बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन एक कौतूहल का जो निर्माण कार्य है वो है आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल। मान्यता है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य चारों धामों के, खास तौर पे बद्री केदार का उन्होंने पुनर्स्थापना की, उसके बाद केदारनाथ में ही उन्होंने समाधि ली थी। और मंदिर के ठीक पीछे उनकी छोटी सी एक समाधि स्थल थी, लेकिन अब उसको एक भव्य रूप दिया जा रहा है। समाधि स्थल के चारों तरफ योग ध्यान के लिए, साधना तप के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभी ये पूरा निर्माणाधीन है। जब पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तब इस जगह की जो भव्यता है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। केदारनाथ धाम को हाईटेक करने के लिए संगम, जो मंदाकिनी और सरस्वती नदी का संगम स्थल है, वहाँ से दोनों नदियों से होते हुए आस्था पथ का निर्माण किया जा रहा है। ये जो आस्था पथ है, ये सरस्वती नदी के किनारे होते हुए ठीक मंदिर के पास मिलता है। इस पर आगे घाट भी बनाए गए हैं, तो अगर श्रद्धालु स्नान करना चाहते हैं सरस्वती नदी में तो स्नान करके वो फिर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके का आस्था का पथ मंदाकिनी नदी के किनारे होते हुए सेफ्टी वाल के साथ मंदिर के प्रांगण में मिलेगा। इन दोनों आस्था पथों में जो पारंपरिक पहाड़ी पत्थर हैं उनका प्रयोग किया गया है, जो हर मौसम में यहाँ की जलवायु के अनुकूल है। ये मंदाकिनी और सरस्वती नदी का संगम स्थल है और ये अभी छोटा पुल है। यहाँ पर एक बड़ा पुल बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। तो ये जब बड़ा पुल यहाँ पर बन जाएगा तो ये लेवल में आ जाएगा पूरा, और जो यात्री थोड़ा डाउन चलते हैं फिर चढ़ते हैं ऊपर, वो ख़त्म कर दिया जाएगा बड़े पुल बनने के बाद। दोस्तों, केदारनाथ में महंगे दरों पर होटल मिलते हैं, बहुत बड़ी समस्या है ये। लेकिन एक आश्रम ऐसा भी है यहाँ पे, रामानंद संत आश्रम, जहाँ पर आपको मुफ्त में रहने की व्यवस्था है। ये करीब 250 मीटर है, पुराना जो पैदल मार्ग है वहाँ पर। केदारनाथ धाम में सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है मंदाकिनी और जो सरस्वती नदी है उनके संगम में ये विशाल चबूतरा, और यहाँ से करीब 50 फीट लंबा जो पैदल मार्ग है, जिसे मुख्य आस्था पथ कहा गया है। पहले जो आप लोग जब केदारनाथ धाम आए होंगे तो रास्ता जो था मंदाकिनी नदी पे एक छोटा सा पुल हुआ करता था, और पुल से ही पुराना रास्ता जाता था जो बहुत सकरा था, और दोनों तरफ रास्ते के भवन बने होते थे, धर्मशालाएं। अब उन सबको हटाकर एक विशाल जो रास्ता है वो तैयार किया गया है, और इसमें भी स्थानीय पत्थरों का निर्माण किया गया है।
नाम है रविंद्र सोराखे, नागपुर महाराष्ट्र से आए हम यहाँ पे। हम केदारनाथ का दर्शन करने आए यहाँ पे। हम कल ही पहुँचे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा आने में बहुत तकलीफ हुई हमको। पैदल आए हम लोग, घोड़े से सवारी की हमने यहाँ आने के बाद में, तो हमारा काफ़ी थकान हो गई थी। थकान होने के बाद में यहाँ पे जो आए यहाँ पे, तो यहाँ एक तो रूम्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। जो हम ना तो पहले अवेलेबल मतलब रूम्स बुक करके आए थे, पर जो बाकी दर्शनार्थी जो यहाँ आते हैं टाइमली रूम बुक करेंगे, उनको रूम नहीं मिलती है। वो ठंड इतनी कड़ाके की है यहाँ पे, तो ऐसे समय यहाँ रूम्स के रेट जो है वो डबल हो जाते हैं वहाँ पे। तो आम दर्शनार्थी के लिए बस कोई ये नहीं चारा नहीं रहता, वो जो पैसे मांगते हैं वो दे देते हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा इसकी तरफ गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। एटीएम की भी दिक्कत हो और एटीएम की भी बहुत दिक्कत है। एटीएम है ही नहीं यहाँ पे, सर्विस नहीं है यहाँ पे एटीएम की। मैडम क्या नाम है आपका? रक्षंदा सोराखे। और वैसे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस वही आते वक्त ऑक्सीजन लेवल की कमी थी तो उसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। बाकी हाँ, टॉयलेट्स का जैसे है स्पेशली लेडीज़ के लिए, तो कैंप जैसे है, बट ऐसा कोई प्रॉपर नहीं है जो रहना चाहिए प्रॉपर एक्चुअली। बाबू जी पूरा नाम आपका? मेरा नाम साहब हनुमान सिंह राठौर, जगमालौत मेड़तिया, राजस्थान का रहने वाला हूँ। और हम 27 आदमी का ग्रुप बना के 4 धाम उत्तराखंड करने के लिए आए हैं। कैसे लगे यहाँ की यात्रा? यहाँ आने के बाद में हमको इतना अच्छा लगा। हर आदमी मतलब अपनी अंदर से आत्मीयता सहयोग करने की भावना दिखाते हैं। और हमारे पास में बुढ़िया है, सब लोगों ने हमारी मदद की है। और जो भी हमारे से श्रद्धा, थोड़ी तकलीफ तो होती है चढ़ने के लिए। लोग अच्छे हैं यहाँ के? यहाँ के लोग हमें बहुत ही अच्छे लगे, ईमानदार लगे। हम कोई भ्रष्टाचार वाला काम नहीं है और कोई ऐसा काम नहीं है। अकेली लेडीज भी उत्तराखंड में रह सकती है। जब कोई हम लोगों की तारीफ करता है ना तो सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पूरे उत्तराखंड की तरफ से तमाम जितने भी राजस्थान से लोग आए हैं और पूरे भारत से जो लोग आ रहे हैं, उन सभी को हम स्वागत करते हैं केदारनाथ धाम में और 4 धाम यात्रा में। बोलो बाबा केदार की जय, बाबा केदार की जय, गौरी मैया की जय। भाई डोली कहाँ की है? बोराड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे नंदा देवी जो है वो हिमालय जा रही होगी। तो ये डोली आई है हाटकाली बोराड़ी नई टिहरी से। कुछ नंदा देवी राजजात की यादें ताज़ा हो गई। भाई साहब कैसा लगता है रूरल टेल्स? बहुत बढ़िया। यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं तो पहली बार आया हूँ। अच्छा। बद्रीनाथ तो आया था, लेकिन यहाँ पहली बार आया। बहुत अच्छा। और बर्फ भी पड़ रही है इतना? बर्फ अच्छा। पड़ रही है। और साथ में कौन कौन है? मेरी वाइफ साथ में है, मेरी बेटी है। रूरल टेल्स परिवार में ये भी साथी हैं। आपके चैनल का क्या नाम है? मेरा चैनल का नाम है सिसरो ब्लॉग्स। तो मैं चाहता हूँ कि आप भैया आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, देखिएगा हाँ। और आपको एंजॉय आएगा, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग का अलग ही एंजॉय होता है। अलग। और भैया का खूब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी आप लोग निकल रहे हो? अभी निकलेंगे थोड़ी देर में, थोड़ा देख लेते हैं पहले। थोड़ा बर्फबारी का आनंद ले लेते हैं। हाँ, चलो आपने जय क्या काला बताया? वीर बजरंगी, हर 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 महादेव। महादेव। अब बताओ, आपने अपना बता दो चैनल का नाम। मेरे चैनल का नाम रूरल ये टेल्स है। रूरल टेल्स वाले भैया हैं अपने, बहुत अच्छे भैया हैं। तो
हां बोलो. माझं नाव उर्मिला लक्ष्मण टेकर आहे. मी कल्याणला राहते. इथे केदारनाथ दर्शनासाठी आलेलो आहे. केदारनाथ दर्शन बर्फ पडत आहे. आम्ही आता व्यवस्थित वरती मंदिराच्या शेजारी पोहोचलेलो आहोत. सगळं ठीकठाक है. तो ये जो महिलाएं हैं ये महाराष्ट्र से आई हैं और ये कह रही है कि हम लोग सही सलामत यहाँ पहुँच गए हैं. यहाँ बहुत ठंडा है और अभी हम जो बाबा केदार के दर पे लाइन में लगे हुए हैं दर्शनों के लिए. यही बोला ना आपने मराठी में? जय केदार. जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो सबसे ज्यादा भीड़ होती है 15 मई से लेकर 15 जून. इस बार यात्रा पूरी तरीके से बंद रही. हाई कोर्ट के ऑर्डर थे और जब यात्रा खुली तो जो सारी भीड़ थी एक एक करके पूरे देश के यात्री, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, तमाम राज्यों से पूरी भीड़ उमड़ने लग गई. हालत ये है कि कपाट बंद होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया और हर दिन हजारों यात्री श्रद्धालु बाबा केदार पर दर्शनों के लिए आ रहे हैं. मूल चीज़ ये है कि यहाँ पर कैलाश के जैसा नज़ारा है. केदार का मतलब कैलाश, के का मतलब कैलाश, दार का मतलब जो सबसे बड़ा उदार हो, जिनको मान लीजिए चलने का क्षमता नहीं. आप देख लीजिए हजार आदमी यहाँ एकदम आ रहे हैं, सब त्याग के केवल एक झलक पाने के लिए. इनको इसीलिए महादेव को इसीलिए कहा गया है जन्म मुक्ति मही जान. जो मुझको जान लिया वही मुक्ति है. मुक्ति क्या है? मुक्ति है कुछ नहीं. जो हमको जान लिया वही मुक्ति है. धर्म क्षेत्र में सबसे बड़ा देवता के यहाँ अपने पैरों से पद यात्रा करके पहुँच जाने से मोक्ष गति प्राणी को ही महादेव देते हैं. इसलिए कैलाश केदार इनको कहते हैं. नहीं वो तुमको देना पड़ेगा. केदार करेंगे. हाँ बिल्कुल. क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या. ऐश्वर्या जी, कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा. करीबन 1 साल बाद मैं यहाँ पे आई हूँ. जैसे लास्ट ईयर ही लगा था वैसे ही सुकून मिलता है यहाँ पे. पहले और अब में कितना अंतर आ रहा है? अब बहुत सारा यहाँ पे रिनोवेशन चल रहा है. जैसे होटल्स बन रहे हैं, ये सब कुछ ये नया देखने के लिए मिल रहा है. लास्ट ईयर जब आई थी तो इतना सब कुछ नहीं था. तो यहाँ पे काम तो ज़ोरों से चल रहा है सब कुछ. कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी नहीं. केदारनाथ धाम जो है उसकी मंदिर निर्माण शैली जो गढ़वाल की कत्यूरी शैली के बनाए गए हैं. जैसे केदारनाथ मंदिर है ठीक इसी तरीके से गोपेश्वर में भगवान गोपीनाथ का मंदिर है. और यहाँ गढ़वाल में जितने भी शिवालय हैं वो कत्यूरी शैली में हैं. और तीर्थ उनका जो ऊपर का क्षेत्र होता है वो है. गर्भगृह से पहले एक होता है मंडप और अंदर जो है गर्भगृह होता है. 2013 में जब दैवीय आपदा आई थी तो जो मलबा था और मिट्टी गर्भगृह में पूरा अंदर तक फैल गया था.
और अधिकतर लोगों ने मंदिर के प्रांगण में अंदर गर्भगृह में अपनी जान बचाई थी। इतिहास तो इसका बहुत पुराना है। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ पर अपने गोत्र हत्या, गुरु हत्या, वंश हत्या, ये सब पापों के निवारण के लिए यहाँ पर आए और भगवान ने उनको यहाँ पर सारे पापों से मुक्त किया और वो यहीं से बैकुंठ धाम को गए। इसके बाद जो है 3500 साल पहले आदिगुरु शंकराचार्य जी जो केरला के निवासी थे और लिंगायत समुदाय से संबंध रखते थे, उन्होंने इस मंदिर का पता लगाया। उन्होंने वेदों में पढ़ा कि हिमालय तो केदारम घुस्मेशम शिवालय, तो उसका पता लगाते हुए यहाँ पर आए और मानव की सभ्यता का विकास किया। और हमारा जो समाज है वही परंपरा की देन है कि यहाँ पर पूरा ब्राह्मण समाज सारा भारत की एकता और अखंडता को आज तो बहुत लोग कहते हैं, पर उन्होंने 3500 साल पहले उत्तर के ब्राह्मणों को दक्षिण में और दक्षिण के ब्राह्मणों को उत्तर में स्थापित किया। और हम में जो प्रधान पुजारी हैं वो आज भी लिंगायत समुदाय से हैं। ये परंपरा आदिगुरु शंकराचार्य की है। केदारनाथ धाम में बहुत कुछ स्मार्ट करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन धरातल पर जब आप केदारनाथ आते हैं तो यह ना तो आपको यहाँ पर वाईफाई की सुविधा मिलती है और न ही यहाँ पर एटीएम की सुविधा है। कुछ इस तरीके से है यहाँ पर जो केदारनाथ धाम में जो स्मार्ट सिटी का फिलहाल स्थिति है। अभी और भी आपको कुछ बातें हैं वो बताते हैं। केदारनाथ धाम में कुछ पुराने जो मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे तीर्थ पुरोहितों को, उनको तैयार किया गया है और कोशिश ये की गई है कि जो पहाड़ की पर्वतीय शैली है मकान बनाने की, जिसमें पत्थर है और ऊपर पटाल है, उसका उपयोग किया गया है। कहीं कहीं पर लकड़ी का भी प्रयोग किया गया है। तो एक शैली जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं, सैलानी आते हैं, उनको पहाड़ की पर्वतीय मकान बनाने की शैली जो है उसमें रहने का अनुभव हो। और यही एक इस तरीके का इस 14 मकान तैयार किए गए हैं। तो ये रूम है, सुंदर, इतनी सफाई कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, बहुत प्यारा रूम है। नहीं, सब रूम मेरे हैं इसमें। कितने रूम है सर? इसमें 10 रूम है। हमारे 2-3 लोग और हैं, साथ में चाचा ताऊ, तो उनके लिए अभी रेट है 4000 ये सीजन में जी। और ऑफ सीजन में? ऑफ सीजन में 3000। जैसे ही आप संगम से 25 मीटर ऊपर आएंगे, इधर गीजर उधर तो ये आप जैसे ही आप संगम में ऊपर आएंगे, भोला सरप्राइज, भोला सरप्राइज है। रेस्टोरेंट भी उनका बाहर और यहाँ पर रहने की ये व्यवस्था है। कहाँ से हैं आप लोग? केदारनाथ धाम में 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के लिए सरकार ने यहाँ पर 2 अलग अलग लाइन से बिजली पहुँचाई है। एक लाइन तो श्रीनगर से होते हुए आती है और दूसरी लाइन जो है वो जखोली से भी यहाँ कनेक्ट की जा रही है। यानी जब भी यहाँ पर
एक बार बिजली कट ऑफ होगी किसी भी लाइन पर तो दूसरी लाइन से बिजली आपूर्ति रहेगी, यानी 24 घंटे बिजली यहाँ पर मुहैया की जा सकेगी। पूरे केदारनाथ में केवल यही रामानंद आश्रम है जहाँ आपको फ्री में, मुफ्त में रहने की जगह मिल सकती है और खाना भी। ये है GMBN के केस, यहाँ हंगामा इसलिए हो रहा है, टिकट नहीं मिल रही है। मैं इस पे कर रही हूँ, मेरे को ये बता के भेजा कि आप इस पे फोन करवाना, तो नजारा ही नहीं लग रहा। तो आप करो, आपकी या तो आप कहते मत, या तो कहना नहीं चाहिए ना। हेली के भरोसे केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाह रहे हैं तो आपको इस तरीके से फजीयत भी झेलनी पड़ेगी। दरअसल सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम के साथ साथ ऑफलाइन सिस्टम भी किया है और इसकी जिम्मेदारी दी है गढ़वाल मंडल विकास निगम को। लेकिन जितनी भी हेली कंपनियां यहाँ ऑपरेट कर रही हैं वो खुद भी बुकिंग करती हैं और वो उनका जो परसेंटेज है वो निर्धारित कर दिया गया है। तो इस तरीके से सुबह 4 बजे से यहाँ पर लाइन में लग के तब जाके टिकट हेली से लोगों को मिल रहा है। अब आप खुद सोचिए कि जब आप केदारनाथ यात्रा की तैयारियां कर रहे हों और ख़ास तौर पे हेली से आने की, तो या तो फिर आप पहले ऑनलाइन टिकट बुक कर लें या फिर इस तरीके से आपको लाइन में लगकर टिकट लेना पड़ेगा। उमा दास जी हैं, कलकत्ता से आई हैं। सुबह 6 बजे से कह रही हैं कि वो हेली के टिकट के लिए खड़ी थी और अभी तक उनको टिकट नहीं मिला है। तो कुछ इस तरीके की अव्यवस्थाएं हैं केदारनाथ धाम में। अगर आ रहे हैं तो पूरी तैयारी और यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं वो देख कर आइएगा। बिहार से आए हैं 36 लोग, हेली का इंतजार कर रहे हैं। देखिए आस्था कितनी बड़ी है, ये छोटा बेबी कितने 9 महीने का है जी। नहीं लाना चाहिए था वैसे आपको छोटा बेबी को। अरे सर हाँ, ठंड है यहाँ पे। बाबा का नाम है, बाबा बुलाए हैं। बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है केदारनाथ धाम में। जल्दी आने में होता है। केदारनाथ धाम में कभी भी मौसम ख़राब हो जाता है और जो यात्री हेलीपैड पर इंतज़ार करते हैं, क्योंकि 6 से 8 घंटे तक का समय कई बार लग जा रहा है यात्रियों को अपने हेली का इंतज़ार करने में। तो ऐसे में जब बर्फ़ पड़ रही है, मौसम बिगड़ रहा है, तो खुले में ही वो हेलीपैड में समय बिता रहे हैं। कोई भी उनके वेटिंग जो एरिया होता है जिसमें इंतज़ार करने के लिए, वो नहीं है। कुछ GMBN के जो हट्स बने हुए पीछे, यहाँ पर 8-10 लोगों की व्यवस्था है और बूढ़े बच्चे आप लगातार देख रहे हैं कि इसी हेलीपैड में बैठे हुए हैं लगातार वो। तो ये स्थितियाँ इस समय केदारनाथ धाम में। काफ़ी देर से हैं आप यहाँ पे? कितना? 2 घंटे से तो मैं इधर। अगर वेटिंग एरिया होता तो ये लोग आराम से वेट कर रहे होते।
केदारनाथ धाम की पूरी यात्रा काफ़ी रोमांचित रही। हमने नया ट्रैक से केदारनाथ धाम पहुंचे थे, चौमासी से होते हुए खाम बुग्याल से रेका बुग्याल और वहां से फिर केदारनाथ धाम गए थे। इस यात्रा में कई अनुभव हुए। स्मार्ट सिटी की बात तो हो रही है केदारनाथ को बनाने की, लेकिन कई दुश्वारियां अभी भी वहां पर मौजूद हैं। ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आप केदारनाथ धाम जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाइएगा। फिलहाल संदीप गुसाई और रूरल टेल्स को दीजिए इजाज़त। जय नंदा, जय हिमाल।